Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Now, today we will study geography lesson number 13, land and interior of the earth. लैंड जानते हो जिसमें हम रहते हैं, वही लैंड है, ज़मीन, जहाँ हम मकान बना के रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं। और इसके अलावा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर के हिस्से के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बोथ बाय लैंड एंड वाटर। जो सरफेस है अर्थ की वो किससे कवर है? उसमें ज़मीन भी है और पानी भी है। अबाउट 1/3 जो है पार्ट, 29% जिसको बोला जाता है अर्थ सरफेस का, कवर्ड बाय लैंड। ये किससे कवर है? लैंड से। वाइल द रेस्ट, बाकी बचा हुआ 71% पार्ट है कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमारा इलाका, हाँ वो ज़रूर लैंड पे है, लेकिन उस पृथ्वी के आसपास वाली जो भी जगह है उसमें 71% का जो एरिया है वहाँ पे क्या है? पानी है। दोबारा से अगर देखें, सोचें, लैंड एंड वाटर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द अर्थ। While looking at the map of continents and oceans of the world, we can easily judge that the northern hemisphere has more of land, while the southern hemisphere has more of water surface. इसके अगर पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आप मैप देखोगे नीचे की तरफ, यहाँ का जो इलाका है इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वो क्या है? लैंड में के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, उसमें ज़मीन आपको थोड़ी दिखाई देगी ज़्यादा। जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, जो नीचे वाला इलाका है, वो पार्ट जो है हमारा क्या कहला रहा है? पानी की सरफेस वगैरह हमें नज़र आ रही है। मैप में देखो आप, ऊपर की तरफ हमें लैंड दिखाई दे रही है, जबकि डाउनवार्ड्स हमें पानी दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड और वाटर का है पूरे वर्ल्ड का, ये अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। अंडरलाइन कर लो इसे, जो कि एक प्रकार से मूवमेंट्स अर्थ प्लेट्स के हिसाब से होते रहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का है, वाटर का है, ये अर्थ सरफेस के हिसाब से ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ के जो ग्रेट इम्पैक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि क्लाइमेट का पैटर्न जो चेंज होता रहता है उसके हिसाब से परिवर्तन भी होता रहता है। यही बंटवारा उसके हिसाब से दिया हुआ है ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो कर रखा है। Oceans act as a great reservoirs of heat as compared to land, because oceans heat up and cool down relatively very slowly as compared to the land. ज़मीन में और पानी की जो जगह है, समुद्र जहाँ पे होता है, उसके बारे में जो कंपेयर अगर किया जाए तो ओशंस क्या करता है? बहुत एक तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वगैरह के रिजर्व्स भी कह सकते हैं अगर उसको हम देखें तो। जो लैंड है, ज़मीन वगैरह, क्योंकि ओशंस हीट अप होता है और कूल डाउन भी जल्दी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वेरी स्लोली है कंपेयर टू द लैंड। ज़मीन के हिसाब से पानी की गर्म होने का और ठंडा होने का जो रेशो है उसमें डिफरेंट है। ठीक है। ओशंस जो कि मेन सोर्स हैं मॉइस्चर के, मॉइस्चर जानते हो, नमी जो होती है उसके मूल सोर्सेज के रूप में जाना जाता है, और एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ रेन। और यही एक प्रकार से, क्योंकि मॉइस्चर होगी, नमी होगी, तभी जा कर के क्या होगा? भाप बन करके पानी उड़ेगा। उड़ने के साथ साथ हमारे हम देखते हैं कि अभी हमारे मौसम बारिश का है, मॉइस्चर देखते हैं, नमी होती है पानी में, हवा में नमी होती है। तो यही एक प्रकार से बारिश का कारण भी बनते हैं। एरिया जो सराउंडेड है ओशंस का, ये यहाँ पर की बारिश वगैरह या जहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पानी जहाँ पे होगा तो मॉइस्चर, जब भी आप कभी समुद्र के आसपास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मॉइस्चर आपको देखने को मिला, नमी होगी, चिपचिपापन होगा। यही मॉइस्चर है का कारण बनता है, जो कि हमारे अक्सर जब बारिश नहीं होती, अभी इन दिनों में हम देख रहे हैं, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से भी हमें नमी का एहसास हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड एंड सी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पॉल्यूशन पैटर्न ऑफ द ग्लोब। जो पॉल्यूशन पैटर्न है वो भी इसके हिसाब से भी यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, लैंड पे और समुद्र पे भी। एरियाज कवर्ड मोर बाय लैंड आर मोर पोल्यूटेड। जो एरिया कवर किया हुआ है किससे? लैंड से, वो ज़्यादा पोल्यूटेड है। क्यों? हम लोग है ना, नहीं, क्योंकि हम लोग पोल्यूट करते हैं, गंदगा करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में प्रकृति का नियम है, उसी हिसाब से बनाया हुआ है। एरिया कवर जो किया हुआ है लैंड का, मोर पोल्यूटेड देन एरियाज कवर्ड बाय वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडीज़, क्योंकि वाटर बॉडीज़ का एरिया जो पार्ट है, बहुत सारे जीव जंतु उसमें होते हैं, बहुत सारा एरिया कवर किया हुआ है, ज़्यादा है, तो इस वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको सफाई
करने में अपने में ही ध्यान नहीं रख सकते, पानी की में तो बहुत सारे जल के जीव जंतु वगैरह होते हैं, वो भी साफ़ सफाई कर देते हैं। इसके अलावा वो मिक्सअप हो जाता है, गल जाता है, या और दूसरा इतना बड़ा अथाह सागर है, ओशंस हैं, तो उसमें पता नहीं लगता है। बाउंड्री जो ओशंस की है एंड कॉन्टिनेंट्स की है प्रोवाइड करती है नेचुरल बाउंड्रीज़ को, और जो कई कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की हैं उसी के हिसाब से दिखा रखी है। ये सब बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ जो है उसके इंटीरियर पार्ट क्या है, किस तरह से अंदर का हिस्सा कैसा होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। ओवर अर्थ जो कि एक प्रकार से लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कंप्राइजिंग ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, 3 पार्ट हमारे हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रूट होता है, कोई सा ही फ्रूट हम ले सकते हैं, लेकिन हार्डनेस वाला अगर फ्रूट हो, सोचो अगर मैंगो हो, मैंगो का भी अगर अलग अलग पार्ट हो, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होगा वो आपका क्रस्ट कहलाता है, सबसे ऊपर वाला छिलका जिसको बोल सकते हैं अपन, उसको लें एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्रस्ट कहलाएगा। उसके अंदर गुदा वाला हिस्सा होगा वो मेंटल कहलाएगा। उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्डनेस भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं होगी। उसके बाद में क्या निकलती है, कोर, अंदरूनी पार्ट, इंटरनल पार्ट जो होता है, वो होती है गुठली। अब उसका अलग अलग या 3 पार्ट में हमने बात की है, उसके हिसाब से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सेम वही पोजीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो सॉलिड आउटर कवरिंग जो होता है अर्थ का, जो एनवेलप्स या एक प्रकार से इस इंटीरियर पोर्शन जिसको कि क्रस्ट कहा जाता है, उस सबसे ऊपर वाला हिस्सा जब हम कह सकते हैं, इसकी एवरेज जो थिकनेस है ये डिफरेंट हो सकती है 5 से 40 किलोमीटर्स के लगभग। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने मैंगो बोल दिया तो मैंगो ही आप यूज करें, ऐसा नहीं है। आप नारियल भी यूज कर सकते हैं। दिमाग में सबसे हार्ड सरफेस ऊपर वाली वही होती है, फिर उसके बाद सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से चेंजेस मैंने आपको बताया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो एवरेज थिकनेस है वो भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ कोर की जो पोर्शन जो थिकनेस बताइए 5 से 40 किलोमीटर्स तक हो सकती है। उसके बाद में थिकनेस जो लेयर्स की है सारी जगह एक जैसी नहीं हो सकती है, और यही कारण है कि अगर थिकनेस जो अंडर कॉन्टिनेंट्स हैं या थिनर हो सकती हैं ओशंस में। क्रस्ट जो इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ रॉक्स, बहुत सारी चट्टानों से मिलकर के क्रस्ट का निर्माण होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल जो अर्थ की है इसे सस्टेन करती है लाइफ पे, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, क्रस्ट के वाले ऊपर वाले पार्ट भी रहते हैं, अंदरूनी वाले हिस्से में थोड़ी रहते हैं। तो ये एक प्रकार से ये क्या है, क्रस्ट वाला इलाका है, शेल है अर्थ की, सबसे ऊपर वाला छिलका जिसको बोल सकते हैं अपन, इसको इसमें इंक्लूड होता है, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, और दूसरे जो सीज़ वगैरह हैं, ये सब इसमें आपको शामिल होंगे। इसी के साथ साथ ये हमेशा देखते हैं अंडरगोइंग चेंजेज जो हमें देखने को मिलेगा, और ये आउटर क्रस्ट के हिसाब से भी या इनर कोर के हिसाब से भी जो मेंटल या थिकनेस जो लेयर्स की है रॉक्स में, इसका कि एवरेज थिकनेस लगभग 2900 किलोमीटर के, किसमें, ये है आपकी क्रस्ट के जो इनर और आउटर कोर के बारे में बताया हुआ है, उसमें बता रखा है कि अलग अलग थिकनेस के आधार पे। तो यहाँ उसका एवरेज थिकनेस लगा रखी है इसमें मेंटल के बाद की 2900 किलोमीटर। इसकी डेंसिटी जो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज इसकी डेप्थ के हिसाब से है, क्रस्ट जो सेपरेट होता चला जाता है, और ये कोर बाउंड्री के आधार पे इसको कि मोरवीशियोड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजिस्ट जो एंड्रेजा मोहरविशी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, और यही कारण रहा इसका नाम दे दिया गया। मेंटल जो डिवाइड किया हुआ है 2 सेक्शंस में, ये 2 पार्ट हैं इसके, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इनर मोस्ट शेल जो इसको इनर कोर के नाम से जानते हैं, और थिकनेस जो अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर की है। डेंसर लेयर जो होती है इसको यहाँ पे मेटल्स के रूप में, यहाँ पे कुछ अलग तरह के नाम से कुछ टाइम के लिए मेटलिक कोर के रूप में जाना जा सकता है। कोर जो डिवाइड की हुई है 2 पार्ट्स में, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर जो मेनली कंपोज की हुई है आयरन की, और इसका जो लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिल सकती है। इनर कोर जो कि एक प्रकार से कंपोज की हुई है निकल और आयरन की। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा रीड किया था, फिर ये आ गया है ना, निकल और आयरन। इसी के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट इस बात को महसूस करते हैं क्योंकि that because of the presence of these metals the earth acts like a magnet,
इन मेटल्स की प्रेजेंस होने की वजह से ही क्या होता है, ये एक तरह से मैग्नेट का काम करते हैं। मैग्नेट जानते हो, चुंबक, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जिसमें होती है। हम मूव करते हैं, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ सेंटर जो अर्थ के हैं, डेंसिटी जो डिफरेंट लेयर्स की हो सकती है शेल्स में, वो भी बढ़ती जाती है। इसी के साथ साथ if one were to move down the earth's surface, there will be a rise in temperature at the rate of 1 degree Celsius for every 32 मीटर। हर 32 मीटर के बाद में टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑल रॉक्स एंड मेटल्स इन द इनर कोर वुड मेल्ट। और यही कारण होता है कि अंदर की तरफ वाले जितने भी हैं टेम्परेचर, क्योंकि नीचे गहराई में जा रहा है और उसमें टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे किस फॉर्म में मिलेंगे, इनर कोर के मेल्ट वाली पिघली वाली पोजीशन में हमें वो चीज़ें मिलेगी। फिर भी ये एक प्रकार से सॉलिड है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आउटर शेल का होता है। ठीक है, तो हमने आज इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा है, सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ साथ। और ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर का पार्ट है, इसके बारे में हमने रीड किया है। तो इसको लेसन को आप रीड करना, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम अपन बात करेंगे। ओके, तो आपका वर्क है रीड द लेसन। ओके।